अब हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के फायदे क्या हैं? केपलर लॉ का सिंपल सा फायदा है कि हम उससे प्लैनेटरी मोशन यानी प्लैनेट कैसे मोशन कर रहे हैं अपने सन के अराउंड या फिर अपने स्टार के अराउंड, वो हम देख सकते हैं केपलर लॉ के जरिए। केपलर लॉ प्लैनेटरी मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो देखिए 3 लॉ हमें दिए हुए हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं और फिर केपलर्स लॉ भी खत्म कर देते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट, all planet move in elliptical orbit with the sun situated at the one of the foci of the ellipse। अब पहली बात ये ellipse क्या होता है, तो देखिए अब जरा मैं ऊपर उठ चुका हूँ, थोड़ा लेवल बढ़ा लिया अपना, और फिर उसके बाद ये हमने एक स्ट्रिंग दिया है। इस स्ट्रिंग के हमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, एक F1 और एक F2। अब इस स्ट्रिंग के एक किसी भी पॉइंट पे ऐसे मैं निप लगा लूँगा और अपनी निप से क्या बनाऊँगा, एक सर्कुलर पाथवे बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक टेंजेंटरी पाथवे बनाने की कोशिश करूँगा। ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा अटक रहा है तो इसे सीधा कर लेंगे पहले, ताकि हमारा कैलकुलेशन मतलब एरर वगैरह ना आए। ठीक, फिर ये हो गया। ऐसे बनाते चले जाएंगे। अभी तक तो ठीक बन रहा है भाई, इसे हल्का सा और यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ से आने के बाद इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, सीधा पकड़ के रखेंगे ना। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया सिंपल सी। स्ट्रिंग के 2 पॉइंट थे और उस पर पेन पे निप रख के, मतलब ये मार्कर की निप रख के एक सर्कुलर पाथवे बना दिया है। और इस सर्कुलर पाथवे जो बना है 2 फोकाई से, एक F1 फोकाई और एक F2 फोकाई। इन्हें फोकस कह लो, 2 है तो फोकस कह लो, सिंगल है तो फोकाई कह लो, है तो 2 फोकस और फोकाई आप कुछ भी कह लो। F1 और F2 हमने 2 सेंटर ले लिए हैं और इनसे बना लिया हमने क्या, अपना एलिप्स। नाउ एक और चीज़ ध्यान रखना, जो F1 और F2 को जो लाइन ज्वाइन करे, ये मैं ग्रीन कलर से बनाऊँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो F1 और F2 को लाइन ज्वाइन करे, जस्ट वेट, F1 और F2 को जो लाइन ज्वाइन करे और एलिप्स को काटे, इस लाइन को कहते हैं मेजर एक्सिस। और ये जो ऊपर से काटे, ऊपर से हाफ में काटेगा, उसे कहेंगे माइनर एक्सिस। अब अगर मैं इस सर्कल का, सर्कल तो नहीं है वैसे, एलिप्स है, लेकिन इसे हम सर्कल लेके चलते हैं, क्योंकि देखो अर्थ अभी तो हमने छोटा सा बनाया है इसलिए एलिप्स है, लेकिन जब अर्थ के केस में लेते हैं, अर्थ का भाई आप समझ सकते हो स्पेस इतना बड़ा है ना। अर्थ और सन की दूरी, मतलब अर्थ और मून की दूरी ही इतनी ज़्यादा है कि इसमें 7 प्लेनेट समा सकते हैं। तो आप समझ सकते हो अर्थ और सन की कितनी ज़्यादा दूरी होगी, मतलब स्पेस इतना ज़्यादा है, तो हम सर्कुलर पाथवे ही लेके चल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ऑल दो एलिप्स वो जो पाथवे है वो क्या है, इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट होते हैं वो मूव करते हैं अराउंड दी सन। नाउ अगर हम इसका सेंटर लें, सेंटर लेट से ये ले लेते हैं, इस पूरे का ये ओ सेंटर, हमने सेंटर ले लिया ओ, और इस वाले पॉइंट को लेट से हम कहते हैं, इस वाले को कहते हैं बी। ठीक, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा ओ और इसको कहा हमने बी। तो ये जो ओ बी है ये हो जाएगी, पहले बताओ ये पूरी क्या थी, ये थी मेजर एक्सिस, और ये जो आधी अब है, जो आधी अब है वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी सेमी मेजर एक्सिस। अब ये मैं क्यों बताया आपको, क्योंकि आगे अब जब आओगे ना, इधर आओगे या फिर इधर भी आओगे, तब आपको पता लग जाएगा। सो पहला लॉ यही कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि अगर हम एक एलिप्स बनाएं, ठीक, किसी भी एलिप्स में मतलब जो प्लैनेट मूव करते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी ये जो ऑर्बिट दिख रहा है ना रेड कलर का, इस पे मूव करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ही हमने लिया था एक फोकाई, तो एक फोकाई पे हमने सन बना दिया और यहाँ पे हमारा प्लैनेट मूव करेगा। तो यही पहला लॉ कहता है कि ऑल प्लैनेट, सभी की सभी प्लैनेट मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट दी वन फोकाई ऑफ द एलिप्स। उस एलिप्स के एक फोकाई पे सन सिचुएटेड होगा। दिस लॉ वॉज डेविएशन। अब ये लॉ पता कैसे चला, ये डेविएशन हुआ, केपलर ने ये पता लगाया किसके मॉडल से, कोपरनिकन के मॉडल से, जिसको बहुत ज़्यादा चर्च से हेट मिला था, विच अलाउ ओनली सर्कुलर पाथ या फिर ऑर्बिट। कोपरनिकल मॉडल सिर्फ एक सर्कुलर पाथ या फिर ऑर्बिट बना सकते थे, और इस डेटा से हम ये एनालाइज कर सकते हैं, या फिर केपलर जी ने एनालाइज करा कि सिर्फ प्लैनेट जो होते हैं वो इलिप्टिकल पाथवे में ही मूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ एरियाज। ये भी केपलर लॉ ही है, केपलर जी ने दिया है। द लाइन दैट जॉइन एनी प्लैनेट
जो लाइन ज्वाइन करती है किसी भी प्लैनेट को, 2 मिनट हो गए, रेड कलर ले लेता हूँ, लाइन दैट ज्वाइन एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप समझने की कोशिश करो इस बात को, इसको भी हम इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक और चाप बनाएंगे, नॉर्मली ग्रीन कलर से बनाओ, ब्लैक सी बनाते हैं। सो ए पॉइंट से ई पॉइंट जाने के लिए और सी पॉइंट से डी पॉइंट जाने के लिए सेम टाइम ही यूज़ हुआ है। तो कोई भी लाइन एक बार ना इसे हम ग्राफ के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी लाइन ज्वाइन कर रही है प्लैनेट टू द सन स्वाइप एरिया, यानी एक लाइन यहाँ पे ये बनेगी, ये प्लैनेट का, अगर ये मान लो प्लैनेट है, किधर प्लैनेट, ये प्लैनेट की पोजीशंस हैं, अलग अलग प्लैनेट नहीं है, कहीं आप अलग अलग प्लैनेट समझ सको। काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है कि सर ये अलग अलग प्लैनेट हैं तो इनका मास भी अलग अलग हो सकता है, बहुत कुछ अलग हो सकता है, और एक ही ऑर्बिट पे कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैं बता दूं ये अलग अलग प्लैनेट नहीं है, एक ही प्लैनेट की डिफरेंट पोजीशंस के डिमॉन्स्ट्रेशन है, ठीक है। सो ये जो लाइन एक इधर ज्वाइन कर रही है, ठीक, और एक इधर ज्वाइन कर रही है, और ऐसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना दिए, इतना सा बनना चाहिए था, ये बना देते ना, ये पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक। सो लाइन ज्वाइनिंग एक ये वाली लाइन हो जाएगी, तो ध्यान से देखना, जो लाइन ज्वाइन कर रही है किसी भी, जो लाइन ज्वाइन कर रही है किसी भी प्लैनेट को उसके सन से, तो चाहे वो टाइम पीरियड अगर उसका इक्वल है, ये देखना टाइम पीरियड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी टाइम इंटरवल इक्वल है, तो जितना वो इस एरिया यहाँ पे स्वेप्ट करेगी, जितना वो एरिया यहाँ पे स्वेप्ट करेगी, स्वेप्ट का मतलब वैसे तो पोछा लगाना होता है, तो आप कह सकते हो जितना वो यहाँ पे स्वेप्ट करेगी उतना ही वो यहाँ पर भी स्वेप्ट करेगी। यानी कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर होगा। अब इसका ना प्रूफ आता है, पहली बात तो इसे समझ लेते हैं कि ये आया कहाँ से। दिस लॉ कम फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्लैनेट अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन। जब सन से दूर होते हैं प्लैनेट, जब सन से दूर होते हैं प्लैनेट, तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लोअर होती है। लेकिन वहीं पे जब वो सन के पास होते हैं, तब नियरर, तब उनकी जो मूवमेंट होती है वो फास्टर होती है, ठीक। अब इसका एक प्रूफ भी है, ये तो हमने कंडीशन देखी, इस कंडीशन से हमने ये लॉ डराइव करा था, इसका प्रूफ भी आता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है जहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट में एक वेक्टर फोर्स ड्राइव हो रहा हो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेविटी, ये सन और ये प्लैनेट, तो इनके बीच की ग्रेविटी एक दूसरे को खींच रही होंगी। तो हम यहाँ पे इन्हीं ऐसी फोर्स को, दैट सच फोर्स आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स में ही हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल फोर्स में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा लगा सकते हैं। ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी पड़ी है एज इट इज। सो प्रूफ क्या है? प्रूफ आप ले सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर मैं करूँ तो यानी L1 इक्वल्स टू L2। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। अब चाहे मैं यहाँ का एंगुलर मोमेंटम देखूँ L1, लेट्स से L1, और यहाँ का मोमेंटम देख लूँ L2, तो वो कंजर्व रहेगा। अब L1 और L2 का अगर मैं फॉर्मूला रखूँ तो वो क्या हो जाएगा, मास कुछ वेलोसिटी होगी लेट्स से v1, और कुछ रेडियस होगा लेट्स से r1। वहीं पे इधर भी मास इंटू वेलोसिटी कुछ होगी और वहीं पे रेडियस कुछ होगा, है ना। रेडियस अलग होगा, वेलोसिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि v1 इंटू r1 इज इक्वल्स टू v2 r2। क्यों? मास तो सेम ही है। अगेन
आपको बता दूं कि जो प्लेनेट है ये एक ही प्लेनेट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड या फिर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के हम डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए हमने इसके इतने सारे पॉइंट ले लिया, वरना एक ही प्लेनेट है, एक ही प्लेनेट इन द सेंस यहाँ से यहाँ पर आया। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है कि इस पॉइंट से लेके यहाँ पर ले आऊँ मैं इस पॉइंट को, ऐसा कर नहीं सकते। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बस वो चाहे तो मैं एरो भी बना दूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब आपको क्लियरिटी होगी। सो अगर मास सेम ही है उधर का भी इधर का भी, तो m से m कट गया और v1 r1 v1 इंटू r1 इज इक्वल्स टू v2 इंटू r2। अब अगर मैं इनका एरिया देखूं, देखिए अगेन हम ये एलिप्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम छोटे मासेस में देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा एलिप्स है। लेकिन जब हम इस आउटर स्पेस की बात करने लग जाते हैं कि मून और सन की दूरी की बात करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे हम एग्जैक्ट ट्राइंगल ले सकते हैं, ठीक। वहाँ पे इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया इतना भर जाता है भाई, सरफेस इतना भर जाता है। आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया था कि अर्थ और मून के बीच की ही इतनी दूरी होती है कि उसमें 7 प्लैनेट समा सके, तो अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी ज़्यादा होगी आप समझ सकते हो। सो इसीलिए हम इसे ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। ये मैंने बना लिया ट्राइंगल, ये थोड़ा, हाँ ये मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया और एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब मेरे को ये एरिया निकालना है, मेरे को ये एरिया निकालना है और इसमें मेरे को ये एरिया निकालना है। नाउ आप स्पीड का फॉर्मूला थोड़ा रिवाइंड करने की कोशिश करो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? स्पीड का सिंपली फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, सही बात। वही चीज़ आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ले सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिनोट कर देते हैं हम, वहीं पे ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लिया, t1 टाइम लिया, और हम ये जो कंडीशन हमने ली है वो हम किस लिए कर रहे हैं, एंड जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल बैठे। तो अगर इधर t1 हो रहा है तो इधर भी, इधर से इधर जाने के लिए भी t1 ही यूज़ होगा। वेलोसिटी वेरिएबल कर सकती है, तो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस में इक्वल मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम सोलर सिस्टम, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो मेरा CD है, CD ये जो चाप है वो CD लाइन के बराबर मैं मान सकता हूँ। तो अगर मैं बराबर मानूँ तो डिस्टेंस कितना नापा मैंने, उसकी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी थी इधर की वेलोसिटी थी v2, ये L2 लिया था ना, L2 क्या था, v2 लिया था हमने। तो अगर ये v2 से चल रहा है और इसने कितना t1 टाइम लगाया है, तो ये डिस्टेंस CD किसके बराबर आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा किसके, v2 इंटू t1, सही बात। वहीं पे AE जो चाप है, AE जो आर्क है वो A और E वाली लाइन के बराबर होगा, ठीक है। अगेन क्यों, आपको रीज़न पता है। और AE बराबर हो जाएगा किसके, AE बराबर हो जाएगा अपने वेलोसिटी 1 इंटू टाइम 1, ठीक है। इतना समझ गए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नॉर्मली अगर मैं हाइट देखूँ, हाइट कितनी होगी, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी कुछ हाइट होगी, है ना। तो लेट्स सपोज इस पूरी हाइट को मैंने ले लिया r1, क्योंकि ये रेडियस r1 के बराबर है, ठीक। अगेन अब आप बोलोगे सर ये और ये बराबर कैसे हुआ, तो देखिए C और D अगर हमने इसके बराबर लिया है तो चाहे इस पॉइंट से लाइन इधर बना लो, चाहे इस पॉइंट से लाइन इधर बना लो, बात तो बराबर ही बैठेगी। तो इसका हमने रेडियस कितना ले लिया, यहाँ का रेडियस आ गया, रेडियस को थोड़ा R से डाउन कर रहा हूँ, कैपिटल R से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ का R हमने ले लिया R2 और वहाँ का R, ये वाला R हमने ले लिया कितना, R1। वैसे R से क्या H से डिनोट कर लेता हूँ क्योंकि हाइट ले रहे ना। ना अब हम निकालते हैं इनका एरिया, अब आएगा मज़ा, ध्यान से देखना। देखिए 4, वैसे ये तो मैं मेरे पास थोड़ी जगह की किल्लत थी तो ऐसे ऐसे करा जा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत
बहुत तरीके से काम करना है कि हमने मोमेंटम लिया, फिर उसके बाद फोर दिस आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। जो चीज़ मैंने आपको ऐसे में बताई ना डेमोन्स्ट्रेशन में, वो आपको लिख के दिखानी पड़ेगी। लिख के दिखानी पड़ेगी इन द सेंस आपको क्वेश्चन पता है सॉल्व करना कैसे आता है। आप मैथ की तरह सॉल्व करते हो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आप उसे मैथ की तरह सॉल्व करते हो कि हाँ न्यूमेरिकल है, वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाला, आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसे नहीं करना होता है, आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब स्टेटमेंट भी ये नहीं कि आप 5-5 6-6 लाइन भर रहे हो स्टेटमेंट में, 1-2 लाइन में आप अपनी स्टेटमेंट खत्म कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, टीचर पे इंप्रेशन भी पड़ेगा और टीचर जी जो है मार्क्स भी नहीं काटेंगे। सो 4C D और इस पॉइंट को ले लेते हैं S सन, ठीक। तो इसके लिए एरिया कितना होगा, 4 ट्रायंगल CSD, एरिया कितना होगा, एरिया होगा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है CD यानी V2 इंटू T1 और H कितना है R2। सिमिलरली 4 ट्राइंगल SE और फिर उधर के लिखा SEA, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है आपका EA और EA की जगह हमने डेरिवेशन निकाला था कि डिस्टेंस को हम वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, तो V1 इंटू T1 लिख सकते हैं। इंटू अगर मैं रेडियस करूं तो रेडियस किसके बराबर है, रेडियस हमारा बराबर है किसके, H बराबर है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट किसके बराबर, रेडियस के, और रेडियस हमारा R1 है, तो ये हमने ले लिया R1। ये वेलोसिटी है, इसे R समझने की गलती मत करना, ठीक है। नाउ एंगुलर मोमेंटम जब हम कर रहे थे हमने देखा था कि V1 इंटू R1 इक्वल्स टू V2 इंटू R2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए T1 और हाफ ये सेम है, ठीक है। अलग क्या आ रहा है, V2 इंटू R2, ठीक, और V1 इंटू R1, ठीक। अब ये दोनों भी तो इक्वल ही हैं, तो इसका क्या मतलब, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2, देयरफॉर किससे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। CM मत लिखना ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूरा लिखना है। तो इक्वेशन और इक्वेशन 2 पूरे की पूरे वो हैं, क्या कहते हैं, बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब हुआ कि एरिया ऑफ CSD इंटू एरिया ऑफ CEA बराबर है। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि लाइन दैट जॉइन एनी प्लेनेट टू द सन स्वाइप इक्वल एरिया ही स्वाइप कर दिया जाए। वो आप यहाँ से यहाँ ले लो टाइम T1 के लिए और यहाँ से यहाँ ले लो T1 के लिए, वो इक्वल एरिया ही स्वाइप करेगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी में ही लोगों का दिमाग चकरा जाता है, ठीक। अभी काफ़ी इसी टॉपिक में ही काफ़ी ज़्यादा देर लगाई, लेकिन वो देर अब सोचो कि अभी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूँ नॉर्मली कि देखो ये होता है, सोच के देखो इमेजिनरी में ये एलिप्स बनाता ही नहीं है ना, ये धागे वागे चिपकाता ही नहीं, एलिप्स बनाता ही नहीं, तो आपको कितना कठिन हो जाता है भाई समझना, ठीक। बुक तक में डायग्राम दे रखा है, तो हम क्या ही नहीं बनाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ पीरियड। लॉज ऑफ पीरियड भी अगेन केपलर जी ने दिया था। तो देखिए क्या कहता है, द स्क्वायर, तो जैसा देखूंगा, द स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड का स्क्वायर, मैं तो देखो ऐसे लिखता हूँ T स्क्वायर वगैरह, है ना, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है एकदम पूरी डेरिवेशन लिखना, लेकिन अब बुक में है तो आपको भी पढ़ा देता हूँ। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं इस एलिप्स का आप रेडियस बताओ, तो रेडियस आप जो मेजर एक्सिस होगा ना, मेजर एक्सिस के आधा यानी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ही बताओगे। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या है, हमारा रेडियस है, और इसका क्या कर रहे हैं हम, क्यूब कर रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट, यानी जिस प्लैनेट में जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर इलिप्टिकल पाथवे में जो प्लैनेट है हमारा मूव कर रहा है, ठीक, मूव कर रहा है, उसमें जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R³ के, ठीक है। यही था हमारा लॉ ऑफ
पी रहे। अब आप आगे जाके भी देखोगे कि टी स्क्वायर और आर क्यूब को डायरेक्टली रिलेट करने के लिए टी स्क्वायर का एक फॉर्मूला भी होता है, तो वो आप पढ़ोगे एकदम लास्ट टॉपिक में, सैटेलाइट वाले में। अभी आप एक क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम 7.1। लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट पेरिहीलियन पी इन फिगर 7.1a फिगर में लगा देते हैं, बी वी पी एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंट एस पी बी आर पी। रिलेट आर पी और वी पी को हमने रिलेट करना है किससे, कॉरस्पॉन्डिंग क्वान्टिटीज एट द एपहीलियन आर ए वी ए। ठीक, आर पी और वी पी को हमें आर ए वी ए से रिलेट करना है। विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रांसफर बी ए सी जो चाप है उसको ट्रांसफ़र करने में, और सी पी बी को। तो एक ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मैं पहले इसका डायग्राम वो कर लेता हूँ, बना लेते हैं, फिर आप देखना। डायग्राम क्या बनाऊँ, आ जाएगा? ठीक है, 2 मिनट रुकना जरा इसकी, अरे किसी जी, यहाँ पे जरा डायग्राम बना लेते हैं हम, नॉर्मल सा। ये हमारा एलिप्स हो गया, एलिप्स में हमने यहाँ पे सन बना दिया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये पी तो सन की तरह होगा, ये पी पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये नॉर्मली सेंटर है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि पेरिफेलन पे, यानी इस वाले पॉइंट पे, किस पे, पेरिहीलियन पे, पेरिहीलियन यानी पी पॉइंट पे हमें दे रखी है स्पीड कितनी दे रखी है, पहली बात रेडियस, हाँ रेडियस हमें दे रखा है, लेट से इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना पेरिफेलन, और ये सन, इनकी दूरी है कितनी दे रखी है हमें, आर पी। वहीं पे वेलोसिटी जो दे रखी है, जो वेलोसिटी है इधर की तरफ घूम रहा हुआ, तो वेलोसिटी जो वीपी हमें दे रखा है वो जो वेलोसिटी दे रखी है वो वीपी दे रखी है। वहीं पे अगर इस वाले पॉइंट पे क्या नाम है इस वाले पॉइंट का, एपहीलियन पॉइंट पे जो हमें रेडियस दे रखा है वो दे रखा है आर ए। वहीं पे इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है वी ए। सो अगर मैं इसे रिलेट करना चाहूँ तो कैसे रिलेट कर सकता हूँ, इसको सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के रिलेट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लगाऊँ, यहाँ पर भी कंजर्व रहेगा, यहाँ पर भी कंजर्व रहेगा, मैं लगा क्यों रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एल ए इज इक्वल्स टू एल पी, यानी एम वी एल ए क्या है, वी ए इंटू आर ए इक्वल्स टू एम वी पी इंटू आर पी। यहाँ से मास तो सेम ही है, एक ही प्लेनेट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देख रहे हैं हम, तो मास तो सेम ही है, मास से मास कटा, आया क्या, वी ए आर ए इक्वल्स टू वी पी आर पी। अब अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँ, वी ए वी पी को इधर लिया है मैं, और वहीं पे आर पी इधर ही है, और आर ए को मैं इधर ले आया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट क्या है, सन से ज़्यादा दूर है। अगर सन से ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो हाँ जी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे कम होगी, वीपी से। तो वीपी अगर क्वांटिटी ज़्यादा है और ये क्वांटिटी कम है तो ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, यानी ये भी कम जाएगा। और ये एक्सप्रेशन जो पूरा है वो आर पी आर ए के बराबर है, तो यानी अगर ये एक्सप्रेशन कम है तो ये वाला एक्सप्रेशन भी कम जाएगा। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि अब हमें कॉरस्पॉन्ड रिलेट करना है, तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो वी ए है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, या फिर हम वाइस वर्सा भी कर सकते थे। जैसे अभी तो मैंने वेलोसिटी से रिलेट करा, आप आर पी से भी रिलेट कर सकते थे कि आर पी यहाँ पे कम है और आर ए ज़्यादा है। तो सिंपली आर पी कम है और आर ए ज़्यादा है, ये बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी डिवाइड में तो 0 पॉइंट समथिंग में क्वांटिटी जाएगी। तो इसलिए ये जो पूरी
एंटिटी है या फिर आप कह सकते हो जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन कम है, जो इसके इक्वल है तो ये भी पूरा एक्सप्रेशन कम होगा, सिंपल। सो वेलोसिटी एट ए जो वो कम होगा किसके, कम होगा वेलोसिटी ऑफ पी से। एंड सिमिलरली रेडियस जो पी है वो कम होगा आर ए से, यानी आर ए बड़ा होगा और वेलोसिटी एट पी बड़ी होगी। तो ये तो हमने कर लिया क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी का रिलेट कर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ को हमने रिलेट कर लिया है। ये आपका आंसर होगा, चेक कर लेना, ठीक। नाउ अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रांसवर्स बी ए सी एंड सी पी बी। हमसे पूछा गया है, रेड कलर लेता हूँ, हमसे पूछा गया है कि सी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ से एक प्लैनेट जाएगा, ठीक है, और बी पॉइंट, पी पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ से एक प्लैनेट जाएगा। तो सी ए बी किस में ज़्यादा वक्त लगाएगा, ये पूछा है। टाइम फॉर सी ए बी एंड टाइम फॉर बी पी सी, बी पी सी। तो अब इसको रिलेट करने के लिए कह रहा है, क्या ये दोनों इक्वल टाइम पीरियड होंगे या फिर टाइम पीरियड इक्वल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो बी ए सी है, ये जो बी ए सी है, अगर मैं इसका रेडियस निकालूँ तो ये आर ए होगा, है ना। सिंपली अगर इस पूरे का नॉर्मली ये पूरा एरिया है एक, ठीक, ये हो गया बी ए सी का, यानी इतना एरिया सन से कवर करना पड़ेगा, ठीक, इतना एरिया उस लाइन को कवर करना पड़ेगा जो सन और आपका कह सकते हैं प्लैनेट को वो कर रही है, जॉइन कर रही है। और यहाँ पर जो लाइन जॉइन कर रही है प्लैनेट और सन को, उसको नॉर्मली इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अब आप मेरे को देख के बताइए कि कहीं से भी ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करे जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि इक्वल एरियाज जो हैं वो इक्वल टाइम पीरियड में स्वेप्ट करे जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अनइक्वल एरियाज आ गए, यहाँ पे इक्वल एरिया है ही नहीं, अनइक्वल एरिया, तो सिंपली टाइम पीरियड भी इक्वल नहीं लगेगा, अनइक्वल होगा। तो टाइम पीरियड हमारा इक्वल नहीं होगा। ये हमसे पूछा था विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रांसफर, हाँ, तो टाइम पीरियड इक्वल नहीं होगा। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर और ऐड करें इसमें कि चलो अगर मान लिया इफ़ नो, देन बताइए कि किस में ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, इस वाले में ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा या इस वाले में ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो इफ़ यहाँ पे लिखता हूँ, जो वी ए है वो किससे छोटा है, वी पी से, तो यानी वी यहाँ पे वेलोसिटी जो एक ही है वो एस पी लगा देते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम पीरियड जो लग रहा है वो टी पी, वो छोटा है किससे, ये एस ए है, सॉरी, वो एस पी और टी पी से छोटा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, मैं टी पी को इधर ले जा रहा हूँ, टी को इधर ले जा रहा हूँ, सिंपल, इधर लिख देता हूँ, एस ए इंटू टी पी, एस पी इंटू टी है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो टी पी है, यानी जो टाइम पीरियड लग रहा है पी में, जो टाइम पीरियड लग रहा है पी में, वो छोटा है किससे, टाइम पीरियड लग रहा है जो ए में, यानी यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं टी ए में। तो इसीलिए जो पी में यानी बीपीसी में जो भी टाइम पीरियड लग रहा है वो कम होगा, बीपीसी में जो टाइम पीरियड लग रहा है वो कम होगा सीबीए से। तो यहीं पे हमारा 7.1 भी कंप्लीट हो जाता है और केपलर लॉ हमारे हो जाते हैं खत्म। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।